नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच आपके साथ अपने विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए, आपकी भावनाओं को, आपके संदेश को सुनने के लिए और देश की समस्याओं को आप तक आपको बताने के लिए। आप जानते हैं और आपके सहयोग के बगैर मुश्किल नहीं और नामुमकिन है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। कारण आपको पता है, कारण है पहले मीडिया और मीडिया से गोदी मीडिया और गोदी मीडिया से सुपारी मीडिया, सुपारी मीडिया से अब डाबर मीडिया। वो आपकी देश की हमारी बात नहीं करेगी। हमको और आपको मिलकर के अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की बात को शुरू करें हम आज की ही बात से। संसद में संसद सत्र शीतकालीन चल रहा है। उसमें विपक्ष चाहता है कि जो संसद पर हमला हुआ, सुरक्षा में चूक हुई, जहां भी जिस तरह से भी वो घटना घटी, वो यूं ही टालने लायक नहीं है। कुछ भी हो सकता था। जो ये लड़के, ये बच्चे या ये लोग जिन्होंने संसद में जाकर के धुआं छोड़ा, अगर उस जगह कोई आतंकवादी होता तो बम भी फोड़ सकता था, संसद को उड़ा भी सकता था, कुछ भी हो सकता था जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। और हम समझते हैं 2001 या 2 में जो संसद पर हमला हुआ था, उससे कई गुना गंभीर ये घटना है। वहां आतंकवादी बाहर से हमला किए थे और यहां लोग अंदर पहुंच गए। आज सरकार खुद ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो आतंकवादी हैं या ये इतना गंभीर मामला है और ये हल्का मामला है। लेकिन उन्हें, जिन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें तो उन्होंने आतंकवादी धाराओं में कैद कर रखा है। आगे उनका इरादा उन्हें काफी दिनों तक जेल में रखने का है। लेकिन इधर ये कहा जा रहा है, संसद में ये कहा जा रहा है कि ये मामूली घटना है और रूटीन जांच हो रही है, हो जाएगी, प्रक्रिया जो होनी है होगी, कोई गंभीर विषय नहीं है, इस पर गृह मंत्री को बयान देने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं। इस तरह की बात की जा रही है। 2 तरह के मापदंड रखे जा रहे हैं। एक तो उन्हें जो पकड़े गए उन्हें आतंकवादी धाराओं में बंद किया जा रहा है, दूसरे घटना को एकदम हल्के से लिया जा रहा है, जिस पर गंभीरता से संसद विरोध कर रहा है। संसद के विपक्षी सांसद विरोध कर रहे हैं। परिणाम, विपक्षी सांसदों के विरोध को सहने के लिए सभापति, सुनने के लिए सभापति या मानने के लिए संसद तैयार नहीं है। यानी सरकार तैयार नहीं है, न जांच कराने के लिए, न जांच पर कुछ बोलने के लिए, न कोई सफाई देने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, जिस पर इतने ज्यादा पैसे खर्च हो चुके, दुनिया भर की डींगें हाकी गई। अगर वहां इस तरह की घटना घटी तो उस पर बयान क्यों नहीं। खैर, जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गुजरात लॉबी या यूं कहें कि सरकार गरीबी पर बोलने के लिए तैयार नहीं, जहां लाखों लाख भूखे सो रहे हैं, जहां बेरोजगारी पर बोलने के लिए तैयार नहीं, जहां लाखों करोड़ों लोग रोड पर यूं ही फिर रहे हैं, जहां किसानों की आत्महत्या पर बोलने के लिए तैयार नहीं, हजारों हजार किसान मात्र कुछ हजार रुपयों के लिए अपनी जान तक ले रहे हैं, जहां महंगाई पर नरेंद्र मोदी की क्रोनोलॉजी में कहा जाए तो महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है मोदी, जहां किसानों की समस्याएं, किसानों के आंदोलन जिस पर नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलकर उन्हें घर भेजा, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं, जहां महिलाओं के शोषण, महिलाओं पर अत्याचार, आप देखे थे पहलवानों के साथ क्या हुआ, घसीट कर मारा गया, उन्हें उठाकर फेंक दिया गया वहां से, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं, जहां मणिपुर जैसी समस्या, जो एक हमारा आपका प्रदेश जल रहा है, वहां के लोग त्रसित हैं, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। वहां संसद पर इस तरह की घटना पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या गुजरात लॉबी या जो ये सरकार है वो कहां बोलेगी और क्यों बोलेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि संसद में आपने सुना होगा, सोशल मीडिया से ही मुझे भी जानकारी मिली कि न जाने कितने, शायद 47, 45, 56, 57, पता नहीं कितने सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उठाकर फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जिन्हें आम आदमी चुनकर भेजते हैं उनकी भी कोई सुनता नहीं है। फिर ये चुनाव क्यों, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत क्यों? मोदी जी सीधे डिक्लेयर कर दें इमरजेंसी और अपने आप को राजा घोषित कर दें। जब तक चले, जब तक इस देश में सहने की क्षमता है, जब तक ये भारत के लोग, जब अंग्रेजों को सह लिए, जब मुगलों को सह लिए, तो इन गुजराती माफियाओं को भी सह लेंगे। और जब तक सह सकने की क्षमता इनमें है, जब तक सह सकते हैं, तब तक सह ले और तब तक ये राज कर लें। फिर ये नाटक नौटंकी पैसा खर्च क्यों हो रहा है? संसदीय चुनाव 2024 का चुनाव की क्या जरूरत है, जब सांसदों को इसी तरह से उठाकर फेंक दिया जाएगा बाहर और जो मन में आएगा संसद के अंदर कर लेना है। जब ऐसा ही करना है तो इस इतने बड़े चुनावी खर्च की क्या जरूरत है? जब इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही बनाना है तो इतना बड़ा खर्च करने की क्या जरूरत है? जब प्रादेशिक मतलब प्रदेश की सरकारों को राज्यपालों के जरिए केंद्र से ही रिमोट कंट्रोल से चलाना है तो फिर वहां की सरकारों को चुनकर इतना पैसा खर्च करके क्या जरूरत है? नेताओं का खर्चा, उनका खर्चा, चुनाव का खर्चा बंद कर दे। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी नाटक क्यों कर रहे हैं? डिक्लेयर कर दें इमरजेंसी, कर लें सीधे कब्जा, देख लें इस आम आदमी का पेशेंस, कब तक ये इस देश की 80 करोड़ जनता अपना हक सिर्फ 5 किलो अनाज, भीख में मिलने वाले अनाज को मानती है। जिस दिन उसे पता चलेगा तब तो वो बाहर निकलेगी, तब तो वो समझेगी, तब तो वो बाहर आएगी। एक मुद्दा ये था जो आपके सामने। दूसरा, आपको पता होगा और मैं शुरू से यह बात कह रहा हूं कि अडानी एक आतंक के रूप में पूरे भारत पर छाता जा रहा है। वो अडानी नहीं है, वो मोडानी है। मोदी प्लस अडानी इज इक्वल टू मोडानी। तो मोडानी का आतंक पूरे देश पर छाता जा रहा है और जगह जगह अब दिखने भी लगा है। आपने सुना होगा, सोशल मीडिया से जानेंगे भी कि मोडानी का अगला निशाना धारावी की झोपड़पट्टी है। धारावी की झोपड़पट्टी तो एक बहाना है मेरे दोस्त, जिसमें दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां उसका विरोध कर रही हैं। धारावी में सारे नियम ताक पर रखकर धारावी अडानी को देने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि धारावी से जुड़े मामलों को या सैंक्शंस करने वाली एजेंसियों को या संस्थाओं को यह निर्देश दिया गया है कि अगर आप 10-15 दिन में फैसले नहीं देते हैं तो वो फैसला अडानी के पक्ष में मान लिया जाएगा। इस हद तक माफियागिरी, इस हद तक गुंडागर्दी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन यह बहुत छोटा सा एक उदाहरण है। विपक्ष कुछ भी करेगा, कितनी कोशिश कर लेगा, वो अडानी को ही मिलेगा, अडानी को ही जाएगा। कारण क्या है इसको आप समझिए, जिसे मैं बार बार आपको समझाता रहा हूं। फिर से एक बार आज इस मुद्दे पर, धारावी अडानी का आतंक अब मुंबई के अंदर धारावी तक भी पहुंच चुका है, पूरे देश में पहुंच चुका है, आपके हमारे घरों में पहुंच चुका है, आपकी हमारी सड़कों तक पहुंच चुका है, आपके हमारे जीवनोपयोगी सामानों तक पहुंच चुका है अडानी का आतंक आपके। लेकिन इसके आगे की बात, इसके आगे की घटना क्या होगी? मैंने कहा कि अडानी, धारावी पर अडानी का ही कब्जा होगा, चाहे कोई कितना कोशिश कर ले। कोई बिल्डर अगर कोशिश करे, कोई डेवलपर अगर कोशिश करे, ले भी ले तो बना नहीं पाएगा। ऐसा पूरे भारत में हो रहा है। जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट हैं सबको अडानी फाइनेंस कर रहा है, अडानी अपने कंट्रोल में ले रहा है, अडानी टेक ओवर कर रहा है, अडानी बना रहा है। कारण क्या है? उस कारण को समझिए जो मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूं, कहता रहा हूं कि ये एक साजिश है मोदी और अडानी की, उस ब्लैक मनी के जरिए जो भारत का विदेशों में जमा था, जिसे अंडरग्राउंड करके विनोद अडानी के जरिए, विनोद अडानी जैसों के जरिए फॉल्स कंपनियां बनाकर भारत में वो पैसे ला करके भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्ती गन पॉइंट पर खरीद कर अडानी के नाम किया गया, यानी मोडानी अपने कब्जे में किए। उसका परिणाम क्या होगा वो मैं बार बार आपको बताता रहा हूं। एक बार फिर से रिव्यू मेरे दोस्तों, अगर आपके ये बात, मेरी बात समझ में आए तो समझना, नहीं तो
शायद ना समझ बनने पर, ना समझ बने रहने पर, या जागते हुए सोने का नाटक करने वालों पर बहुत मुश्किल होता है उन्हें जगा पाना। लेकिन अगर कोई एक भी जागे, कोई एक भी समझे तो बहुत बड़ी बात है। आगे क्या होगा मैंने कई बार कह चुका हूं। आखिर अडानी को, मोदी और अडानी यानी मोडानी ने, मोडानी का कब्जा एयरपोर्टों पर क्यों हो रहा है, एयरलाइंसों पर क्यों नहीं? आखिर मोडानी का कब्जा, मोडानी आखिर पोर्ट पर कब्जा क्यों कर रहे हैं, शिपिंग कंपनियों पर क्यों नहीं? आखिर मोडानी स्टेशनों पर कब्जा क्यों कर रहे हैं, लाइनों पर क्यों नहीं? आखिर मोडानी रोड पर कब्जा क्यों कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पर क्यों नहीं? आखिर मोडानी ऐसे आखिर बहुत से हैं। आखिर मोडानी कोई फैक्ट्री, कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई बनाने की कोशिश ना करके बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? जैसे सीमेंट उद्योग आज अडानी के कब्जे में है, बिजली उद्योग आज अडानी के कब्जे में है, कोयला आज अडानी के कब्जे में है। अब आप ध्यान से सोचिए कि कोई एक XYZ भारत का कोई भी आदमी, कोई भी व्यापारी, अगर वो एक उदाहरण के लिए मैं धारावी को ही ले लूं और धारावी के प्रोजेक्ट को ले लूं कि धारावी के प्रोजेक्ट में चलिए अडानी को नहीं, वो टाटा को दे दिया जाए, तो क्या टाटा का बाप भी नहीं बना पाएगा? क्यों नहीं बना पाएगा उसको समझिए। क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं करने दिया जाएगा? नहीं करने दिया जाएगा, नहीं उसको दिया जाएगा, इसके बहुत से और तरीके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, चलिए भाई धारावी प्रोजेक्ट अडानी को नहीं, सरकार खुद बनाएगी, ठीक है, सरकार को ही मान लेते हैं, सरकार खुद बनाएगी, या फिर XYZ कोई और कंपनी ले ले और बनाने की कोशिश करे, तो उसको बनाने के लिए, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी? कोयले की, स्टील की, इलेक्ट्रिसिटी की, सीमेंट की, जिन चीजों को कंस्ट्रक्शन में जरूरत होगी उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की, वो सब कुछ अडानी ही देगा, अडानी से ही लेना पड़ेगा। अब अडानी से आप प्रोजेक्ट छीन लोगे, यानी अडानी को पीछे करके कोई ले लेगा, तो वो कैसे बनाएगा? उसको सीमेंट ही नहीं मिलेगा, उसको बिजली ही नहीं मिलेगी, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको कोयला नहीं मिलेगा, उसको पत्थर जो होता है ना, गिट्टी, उस टुकड़े, वो नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए कि चलो किसी और कंपनी से वो कहीं किसी जहां खदान होती हैं, जहां तोड़े जाते हैं पत्थर, वहां से उसको हासिल कर लिया, तो अब लाएगा कैसे? चलिए विदेश से सामान कोई ले लिया, मान लीजिए कि पत्थर या सीमेंट अगर देश में अडानी महंगा कर दिए और वो जानबूझकर परेशान करना चाहते हैं, तो चलो वो उद्योगपति, वो बिजनेसमैन विदेश से लेके आएगा, चाहे पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, चाहे अमेरिका, चाहे चाइना, चाहे कहीं से लेगा और लाने की कोशिश करेगा। तो लाएगा कैसे? पोर्ट अडानी के कब्जे में है, शिपिंग कंपनियों को लैंड ही नहीं करने देगा। एयरपोर्ट से भी कैसे लाएगा? एयरपोर्ट अडानी के कब्जे में है, वो लैंड ही नहीं करने देगा। रोड पे कैसे लेके जाएगा? मान लीजिए मुंबई के एयरपोर्ट पे उतर गया, या किसी टुंड्रा एयरपोर्ट पे उतर गया, टैगा एयरपोर्ट पे, जो भी है व्हाटएवर, तो उस एयरपोर्ट पे, उस पोर्ट पे उतर गया शिपिंग कंपनी के जरिए, वहां से माल उस स्थान तक कैसे पहुंचेगा? रोड पे चलने नहीं देगा अडानी। मेरे कहने का मतलब मेरे दोस्त, और अगर इन सारी बाधाओं को झेल कर उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की वो आदमी कोशिश करेगा, तो आईटी हर दूसरे दिन पहुंची रहेगी, इनकम टैक्स, ईडी किसी न किसी बहाने, ₹1 का लेन देन अगर विदेश से हुआ होगा कोई सामान खरीदने के लिए, उसके ही बहाने उसके घर पहुंची रहेगी, उसको ले जाकर के जेल में डाल देगी। अब आप समझ गए, सीबीआई किसी न किसी केस में फंसाकर उसके परिवार को जेल में डाल देगी। वो बेचारा वो प्रोजेक्ट कैसे पूरा करेगा? कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि जो ये गुजराती चोर माफिया, सिर्फ चोरों की बात कर रहा हूं, गुजरात के जनता की नहीं, गुजरात के लोगों की नहीं, तो गुजराती चोर माफिया जो इस पूरे देश पर इनडायरेक्टली कब्जा करना चाहते हैं, उनका तोड़ आपके पास क्या है? किसी भी मुद्दे पर ले लो, किसी भी मामले में ले लो। आज पूरा देश, पूरे देश के नेता, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा कांग्रेस, पूरा
सिर्फ गुजरात लॉबी छोड़ करके, गुजराती चोर छोड़ करके, गुजराती माफिया छोड़ करके, जो माफिया हैं, सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो माफिया हैं, उन माफियाओं को छोड़ करके पूरा देश, इवन गुजरात के और भी उद्योगपति जो मोदी से सटे हुए माफिया नहीं हैं, वो सब एक हो जाए, पूरा भारत एक हो जाए, तो भी मोदी, मोडानी के आसपास के माफिया इस देश पर, इन उद्योगपतियों पर भारी पड़ेंगे, चलने नहीं देंगे। देश को ब्लॉक कर सकते हैं, देश को चलने नहीं दे सकते, देश को चाहे तो रोक सकते हैं, सांसें रोक सकते हैं, आपकी आजादी छीन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक धारावी के उदाहरण से मैंने आपको उदाहरण दिया, आप किसी भी जगह पे उदाहरण ले लीजिए। आप जानते हैं पूरे देश में कंस्ट्रक्शन कंपनियां क्यों डूब रही हैं, और उस डूबी हुई कंपनियों को ओवरटेक करने वाला अडानी क्यों है। उस लाइन में, जिस लाइन में जो भी बिजनेस कर रहा है, उसमें वो छटपटा रहा है, तड़प रहा है और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और उसी लाइन में वो इंटर कर रहा है अडानी। वो कोई व्यापारी भाग नहीं रहा है, कोई व्यापारी छोड़ नहीं रहा है। अगर कोई भाग रहा है तो वो भी गुजराती चोर है, अगर कोई देश छोड़कर भाग रहा है, देश लूटकर भाग रहा है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ गुजराती चोर है। लेकिन जो मजबूर हो रहे हैं अपने व्यापार को छोड़ने के लिए, वो उनके साथ यही साजिशें की जा रही हैं, उनको इसी तरह से घेरा जा रहा है, उनको सीमेंट नहीं दिया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है, बिजली नहीं दिया जा रहा है, उनके सारे संसाधनों को रोका जा रहा है, तो वो व्यापार कहां से करेंगे। संसद से लेकर सड़क तक और आपके घरों से लेकर उद्योगपतियों की मीनारों तक मोदी और अडानी यानी मोडानी ने कब्जा कर लिया है। और यह बात शुरू से 8 साल 9 साल से मैं बता रहा हूं कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम अब धीरे धीरे आपके सामने आने लगा है। जो मोडानी चाहेंगे वही आप खा पाएंगे, जो मोडानी चाहेंगे वही आप पिएंगे, जो मोडानी चाहेंगे उतना ही आप सोएंगे। जब तक मोडानी आपको जिंदगी देंगे तब तक आप जिएंगे, जिस दिन चाहेंगे मारना मार देंगे। आपकी सांसें तक गुलाम हो चुकी हैं मोडानी की। अगर आप भी अब भी आपके बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूं। वो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज की भीख पर जिंदा हैं, उनकी जिंदगी कब तक है, उनके बच्चों का भविष्य क्या है, और इस देश, जब उनके बच्चों का भविष्य नहीं तो इस देश का भविष्य क्या है। आप सोच कर देखिए। ये किसी भी मुगल हमला, किसी भी फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली या अंग्रेजों का हमला हुआ इस देश पर, उससे कहीं बड़ी साजिश, कहीं बड़ा हमला मोडानी का इस देश पर है। और जिस दिन आम आदमी को समझ में आने लगेगा, उस दिन आम आदमी को निपटाने की कोशिश की जाएगी। आपके पास क्या है? आप अगर मान लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे आप भी बोलना शुरू कीजिए। सब कोई, एक उदाहरण देता हूं। अडानी माने मोडानी के खिलाफ धारावी को लेकर के शिवसेना और कुछ पार्टियों ने रैली की, प्रदर्शन किया, मार्च निकाला, लेकिन कितने लोगों तक यह बात पहुंची आप यह बताइए। नहीं ना। और क्यों नहीं पहुंची यह समझिए। क्योंकि अडानी और मोडानी और अंबानी के हाथों में पूरे देश की मीडिया है। पहुंचेगी आपके पास कैसे? प्रिंट मीडिया उनके हाथ में है, छपने ही नहीं देंगे। मीडिया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर कब्जा है, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी टीवी चैनल को छोड़ करके अडानी के खिलाफ जो रैली हुई, जो बात सामने आई, वो कहीं देखने को आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। यह खतरा और गहराता जा रहा है। यह माफिया आपको और गंभीर रूप से घेरते जा रहे हैं, आपको पंगु करते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों आप मोदी के नारे लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कौन सी खुशी आपको मिल रही है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों की गुलामी को मैं देख रहा हूं, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आपका नमस्कार।